मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगला टॉपिक जो बच्चों हम समझने जा रहे हैं, डीएनए पैकेजिंग। हम जानते हैं डीएनए काफ़ी बड़ा होता है और सेल बहुत छोटी होती है। अब उस बड़े डीएनए को छोटी सेल में पैक करना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे उसको पैक किया जाता है इसको हम समझेंगे। लेकिन पैकेजिंग में हमें एक स्पेशल प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, हिस्टोन प्रोटीन। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको प्रोटीन का पहले बेसिक नॉलेज हो। प्रोटीन के बारे में वैसे डिटेल में 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ छोटी मोटी बातें हम सीखेंगे क्योंकि ये हमें बार बार यूज़ करना होता है। तो प्रोटीन आगे हम सीखेंगे भी, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। तो आपको प्रोटीन से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें मैं समझा रहा हूँ, केवल बेसिक हम समझेंगे, डिटेल अभी नहीं, केवल एक बेसिक बातें आपको प्रोटीन से रिलेटेड समझाई जा रही है। प्रोटीन होते क्या है? प्रोटीन को हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को शॉर्ट में बच्चों मैंने ए से लिखा। ए मतलब अमाइनो एसिड को इंडिकेट करता है। अगर हम अमाइनो एसिड को ज्वाइन करते जाएं तो अमाइनो एसिड की चेन बनती जाएगी और अमाइनो एसिड की इसी चेन को कहा जाता है प्रोटीन। जैसे आपको समझाने के लिए यहाँ ये बच्चों ए मतलब अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड को यहाँ जोड़ रखा है। अच्छा, अमाइनो एसिड को जोड़ते टाइम यहाँ पर आप देखोगे बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। अमाइनो एसिड को जोड़ते टाइम यहाँ जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से ही इन अमाइनो एसिड को अटैच किया जाता है। फिर यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड, हर जगह से पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड से जब अटैच करते जाते हैं तो अमाइनो एसिड की ये लंबी सी चेन बन जाती है और अमाइनो एसिड की जो पूरी होल चेन बनी है, अब इसी होल चेन को नाम दिया जाता है प्रोटीन। बहुत ध्यान समझना, ये छोटे सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो अमीनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, लेकिन पूरे सेक्शन की बात करें तो ये पूरा प्रोटीन कहलाता है। बात आती है अमाइनो एसिड किसको कहते हैं, पहले हम वो तो समझे। अमाइनो एसिड उसको कहा जाता है जिनके अंदर कुछ इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अमाइनो एसिड के अंदर एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है। NH2 आप जानते हैं बच्चों, ये एक अमाइनो ग्रुप है और COOH ये एक एसिडिक ग्रुप होता है। मतलब इसमें एक अमाइनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, तो इसलिए नाम बन गया अमाइनो एसिड। क्यों कहा अमाइनो एसिड? क्योंकि इसमें एक अमाइनो और दूसरा एसिडिक ग्रुप था, इसे नाम देना पड़ा अमाइनो एसिड। इन अमाइनो एसिड के अंदर एक R होता है। R का मतलब होता है साइड चेन। अमाइनो एसिड के अगर मैं टाइप की बात करूं तो प्रोटीन बनाते टाइम 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं। टाइप की बात करें, नंबर तो बहुत सारी हो सकती है, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड यूज करते हैं और इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड में ये R पार्ट वेरिएबल होता है। ये R ही साइड चेन यहाँ पर वेरी करती जाती है और इसी के बेसिस पर अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। बाकी NH2 COOH H ये जो इतना सेक्शन है, ये इतना सेक्शन, ये सब के अंदर कॉमन होता है। बस ये R साइड चेन ये वेरिएबल होती है, बाकी ये पार्ट तो सब में क्या रहता है, कॉमन ही रहता है। बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर इन अमाइनो एसिड के कुछ स्पेशल एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अमाइनो एसिड को अगर हम देखें तो टोटल 20 टाइप्स के होते हैं। इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इनमें सबसे पहले नंबर पे जो अमाइनो एसिड आता है वो है बेसिक अमाइनो एसिड। इसी तरह से यहाँ पर होते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल अमाइनो एसिड। 3 तरह के हैं, बेसिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल। बेसिक अमाइनो एसिड के स्टैंडर्ड 3 एग्जाम्पल है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ये एग्जाम्पल याद रखना। बेसिक के 3 एग्जाम्पल हैं, ये 11th क्लास में आप पढ़ भी चुके होते हैं, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। बेसिक 3 है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। एसिडिक 2 होते हैं ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ये हो गए 3, ये हो गए 2, टोटल कितने? 5। टोटल ये हो गए 5। अब बताइए 20 में से 5 माइनस हुए, कितने बचे? 15। तो रेस्ट ऑफ 15 अमाइनो एसिड जो होंगे वो न्यूट्रल होते हैं। बात समझ में? यानी 3 बेसिक हैं, 2 एसिडिक है। अच्छा, एसिडिक को तो याद रखना वैसे आसान होता है, इनके नाम में लिखा है एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, तो एसिडिक तो वैसे याद हो जाते हैं। अब आप बेसिक याद रखो बस। बेसिक 3 है, कौन कौन से? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ये 3 बेसिक होते हैं। इन बेसिक वाले अमाइनो एसिड को अच्छे से ध्यान रखो। ये बेसिक, एसिडिक, तो बाकी बच्चे 15 जो होंगे वो न्यूट्रल है। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मिथियोनिन कैसा अमाइनो एसिड है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, तो आप कहेंगे मिथियोनिन ये तो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इनमें नहीं है। इसी तरह से मैंने कहा एलेनिन कैसा है, तो न्यूट्रल। मैंने आपसे पूछा ग्लाइसिन कैसा है, न्यूट्रल। लेकिन मैंने कहा ग्लूटामिक एसिड कैसा है, तो ग्लूटामिक एसिड कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन तो इन्हीं पे ही आ जाता है। बात आती है इनको बेसिक कहा क्यों जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये स्ट्रक्चर बच्चों लाइसिन की है,
लाइसिन की स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये पार्ट तो होता है बेसिक, ये पार्ट होता है एसिडिक, बी मतलब बेसिक, ए मतलब एसिडिक। अब इसकी साइड चेन में आपने देखा तो यहाँ NH2 है, मतलब ये तो एक बेसिक पार्ट है। अब बताओ बेसिक पार्ट कितने हो गए? 2, इसलिए तो ये बेसिक बना। मतलब इसकी साइड चेन में एक्स्ट्रा बेसिक पार्ट था। ये पार्ट तो सब में ही होता है, ये तो सब में होता है, एक्स्ट्रा साइड चेन में बेसिक पार्ट आ गया, इसलिए क्या बन गया? बेसिक अमाइनो एसिड। ये बच्चों यहाँ पर लाइसिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ की है। क्लियर? अच्छा, ऐसे अगर हम आर्जिनिन हिस्टीडीन की बात करें तो हिस्टीडीन वगैरह, आर्जिनिन वगैरह, ये तीनों ही बेसिक होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है और वो है एसिडिक अमाइनो एसिड का एक एग्जांपल लिया, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो इसमें ये तो हो गया बेसिक पार्ट, ये हो गया एसिड पार्ट। अब ये जो कहलाती है साइड चेन, इस साइड चेन में यहाँ पर एक एसिड पार्ट और है, एसिडिक पार्ट 2 है, इसलिए एसिडिक हो जाते हैं। क्लियर? तो एसिडिक 2 है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। न्यूट्रल का जैसे एग्जांपल लिया, अब यहाँ एक ही बेसिक है, एक ही एसिड है, साइड चेन में कुछ भी नहीं है, और साइड चेन में एक्स्ट्रा NH2, एक्स्ट्रा COOH नहीं है, इसलिए ये बन जाते हैं न्यूट्रल। अरे बात समझ में? तो ये बेसिक क्यों है? क्योंकि साइड चेन में एक्स्ट्रा NH2 था। एसिडिक क्यों है? क्योंकि साइड चेन में एक्स्ट्रा COOH था। यहाँ साइड चेन में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ये बन गया न्यूट्रल। क्लियर? बेसिक पे अगर चार्ज निकाला जाए, अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में बनाऊं तो ये बच्चों यहाँ पर एग्जैक्टली होगा NH3 प्लस की फॉर्म में, ये COO माइनस, तो ये बनेगा NH3 प्लस। अब बताओ प्लस चार्ज कितने हो गए? 2, तो बेसिक वालों पर नेट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी याद रखिएगा। मैं अभी आपसे पूछूंगा लाइसिन पर कौन सा चार्ज है, तो आपको आना चाहिए पॉजिटिव। आर्जिनिन पे चार्ज पॉजिटिव, तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ये बच्चों हिस्टीडीन होता है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह से इन दोनों की बात करें तो ये NH3 प्लस होता है, ये COO माइनस होगा, COO माइनस होगा, मतलब आयनिक फॉर्म में बनाएंगे तब। माइनस पार्ट 2 हो गया, तो इसका मतलब इन पर नेट चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। इनमें एक ही प्लस होगा और एक ही माइनस होगा, इसलिए इन पर नेट चार्ज आ जाएगा 0। तो एक क्वेश्चन और ये बनता है, बेसिक पर चार्ज पूछा जाए तो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्यों आया? साइड चेन की वजह से। एसिडिक पर चार्ज नेगेटिव, किसकी वजह से? तो साइड चेन की वजह से। और न्यूट्रल पर नेट चार्ज 0 होता है, इस पर नेट चार्ज अगर निकाला जाए तो 0 रहेगा। ये जो बातें अभी मैंने आपको प्रोटीन और अमाइनो एसिड की बेसिक बातें समझाई, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड का, उसकी स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिएगा, और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। जो बात यहां समझाई क्लियर हुई? अगला पॉइंट, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। DNA की पैकेजिंग कैसे की जाए? हम सभी जानते हैं DNA तो बड़ा है और सेल बहुत छोटी है, तो पैकेजिंग कैसे करते हैं? ये पैकेजिंग बच्चों हम प्रोकैरियोट में भी सीखेंगे और यूकैरियोट में भी सीखेंगे। मतलब पैकेजिंग का काम प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दोनों में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे ई कोलाई की सेल ड्रॉ की है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल का ये DNA है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। आप डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि सेल तो काफ़ी छोटी है और DNA बहुत बड़ा होता है। और हमने सीखा भी था कि ई कोलाई में DNA की लेंथ 1.36 mm होती है अप्रोक्सीमेटली, जबकि ई कोलाई की सेल जो होती है वो तो माइक्रोमीटर में होती है। मतलब ये तो हो गया मिलीमीटर में, और ये होता है माइक्रोमीटर में, बहुत बड़ा होता है। अच्छा, DNA बहुत बड़ा होता है और सेल बहुत छोटी है। अब इस बड़े DNA को इस छोटी सेल में कैसे फिट किया जाए? अब बात आती है प्रोकैरियोट में पैकेजिंग कैसे करें। प्रोकैरियोट में एक बात ये आती है कि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इनमें हिस्टोन होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन आता है फिर पैकेजिंग कौन कराएगा? तो इनके अंदर पैकेजिंग करने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन काम में लिया जाता है जिसका नाम है पोलियमाइंस। ये पोलियमाइंस पैकेजिंग करते हैं। अच्छा, पोलियमाइन क्या करेगा? इस DNA को फोल्ड करने का काम करेगा, इसको श्रिंक करने का काम करता है। पहले हम पोलियमाइंस की कुछ खास बातें समझे। फोल्ड करने वाला यहाँ प्रोटीन होता है पोलियमाइन। पोलियमाइन की पहली खास बात है कि ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन के अलावा है, और हिस्टोन के अलावा इसलिए नाम दिया गया नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, इस पोलियमाइन पर अगर हम चार्ज निकालें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। आप बताइए DNA का चार्ज क्या है? पढ़ा हमने, DNA का चार्ज होता है नेगेटिव और इन पर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए रखा गया ताकि पैकिंग आसानी से हो पाए। बात समझ में? इनका नेचर होता है बेसिक, ये एक बेसिक प्रोटीन होता है। आप बताइए DNA का नेचर,
एसिडिक होता है। ये तो हो गया एसिडिक, तो इसको पैक करने वाले प्रोटीन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। तो याद रखना पॉलीअमाइंस की 3 खास बातें। पॉलीअमाइन ये नॉन स्टोन होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये एक बेसिक प्रोटीन होता है। अब यही पॉलीअमाइन इसको पैक करता है। यहाँ पॉलीअमाइन पे आप जानते हैं इधर यहाँ पर इस तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और डीएनए पर हर तरफ इस तरफ से नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए इस पॉजिटिव के चारों तरफ बाइंड करेगा। जब ये बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन जाता है, मतलब इस पॉलीअमाइंस के चारों तरफ ऐसे डीएनए जुड़ने लगता है। और जब ये डीएनए जुड़ने लगता है तो इसके अंदर ऐसे लूप्स बनने लग जाते हैं। ये बड़े बड़े लूप यहाँ दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लार्ज लूप। अब आप देखो पहले डीएनए ऐसे बड़ा था, लेकिन पॉलीअमाइन की वजह से श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसको छोटा करने में पॉलीअमाइंस ने हेल्प की। और अगर ये छोटा हो गया तो अब ये इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आसानी से पैक हो जाता है। पहले पैक करने में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब पैकिंग आसानी से हो गई है, क्योंकि बच्चों पॉलीअमाइंस ने इसको श्रिंक कर दिया, छोटा कर दिया। और जब ये छोटा हो गया तो पैक करना आसान हो जाता है। तो ये जो पैकेजिंग का कंसेप्ट हमने सीखा है, ये प्रोकैरियोट में था। जो हमने सीखा कुछ बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रोकैरियोट में पैकिंग कौन करता है, हिस्टोन या नॉन हिस्टोन? तो हम कहेंगे नॉन हिस्टोन, उसका नाम पॉलीअमाइंस। क्लियर? और पैकिंग कर दी जाती है तो इसमें से लार्ज लूप्स बनते हैं और इसी फॉर्म में इसको सेल के अंदर पैक किया जाता है। अब ये लार्ज लूप की फॉर्म में यहाँ जब ये पैक फॉर्म में मिलता है तो अब इसी को ही न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये जो पैकेजिंग का कंसेप्ट हमने सीखा, ये तो था प्रोकैरियोट के केस में। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में पैकिंग कौन करेगा? तो यूकैरियोट में पैकिंग करने के लिए स्पेशल प्रोटीन काम में लिया गया, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। मतलब यहां पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन से करते हैं। आपको समझाने के लिए ये बच्चों हिस्टोन प्रोटीन बना दिया। हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो आप ही बताइए क्या इसमें अमाइनो एसिड होंगे? यस होंगे। यहां पर ये जितने भी लिख रखे ये अमाइनो एसिड, बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे अमाइनो एसिड से इनको जोड़ा गया। अच्छा, इस पूरे हिस्टोन प्रोटीन को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लाइसिन, आर्जिनिन, इनकी नंबर ज्यादा दिखाई दे रही है। इनकी नंबर ज्यादा है, यह हिस्टोन की सबसे खास बात है। हिस्टोन के अंदर लाइसिन, आर्जिनिन की एबंडेंस होती है, इनकी अमाउंट ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या हिस्टोन में ओनली लाइसिन, आर्जिनिन होते हैं? नहीं। अरे यहां लाइसिन, आर्जिनिन के अलावा दूसरे अमीनो एसिड भी तो है। यहां पर ये दूसरे अमीनो एसिड भी तो प्रेजेंट है। मतलब यहां लाइसिन, आर्जिनिन के अलावा अदर अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहां क्वेश्चन आता है, हिस्टोन है ओनली लाइसिन, आर्जिनिन? गलत। हिस्टोन में लाइसिन, आर्जिनिन के अलावा और भी है। हाँ, हम ये कहेंगे कि इसमें लाइसिन, आर्जिनिन की एबंडेंस होती है, उसकी नंबर ज्यादा होती है। अब इस लाइसिन के अंदर मान लो यहां साइड चेन बनाए, आप ही बताना, लाइसिन पर चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव? इसकी साइड चेन में चार्ज पॉजिटिव, तो इस लाइसिन पर साइड चेन में चार्ज पॉजिटिव होगा। आर्जिनिन है तो साइड चेन में पॉजिटिव होगा, लाइसिन है तो पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव। ट्रिप्टोफैन न्यूट्रल है, मतलब इस पे चार्ज यहां कुछ नहीं लिखा, मतलब जीरो चार्ज होगा। फिर लाइसिन आ गया तो पॉजिटिव। इसी तरह से अगला ग्लूटामिक एसिड पर आप जानते हो नेगेटिव होता है। एलेनिन आ गया तो न्यूट्रल, मतलब जीरो चार्ज होगा। फिर यहां आर्जिनिन आ गया तो इस पर फिर पॉजिटिव हो गया। अब इस पूरे हिस्टोन प्रोटीन को ध्यान से देखो तो इसमें कहीं पर पॉजिटिव है, कहीं जीरो है, कहीं नेगेटिव है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं नेट चार्ज, तो इस पर जो नेट चार्ज आएगा ज्यादातर आपको प्लस 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 ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप देख भी रहे हैं ज्यादातर प्लस ही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इस पर जो नेट चार्ज निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। जितनी बातें हिस्टोन की समझाई, इसी को अब हम समराइज करें। हिस्टोन की क्या क्या बातें हमने समझी? हिस्टोन का सबसे पहला पॉइंट, ये लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होता है। ये पॉइंट याद रखना है सबको। हिस्टोन रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, क्योंकि लाइसिन, आर्जिनिन के नंबर ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, लाइसिन, आर्जिनिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? तो उनकी साइड चेन की वजह से। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो ये सब वर्ड मिलेंगे आपको, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, अगर इन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी नेट चार्ज, हिस्टोन पर नेट चार्ज क्या जाएगा? पॉजिटिव। बात आती है हिस्टोन का फंक्शन क्या है, तो हिस्टोन का सबसे बेसिक फंक्शन होता है डीएनए की पैकेजिंग करना। ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। क्लियर? जितनी बातें यहां पर हिस्टोन के समझे क्लियर हुई, तो हिस्टोन की ये बातें आप सबको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो जो बातें हमने यहां सीखी है ये क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये एक बेसिक प्रोटीन, ये भी बेसिक प्रोटीन होता है, और इसमें लाइसिन, आर्जिनिन की एबंडेंस होती है। अब ये हिस्टोन कैसे पैकेजिंग करता है, उस बात को अब हम और अच्छे से समझे।
यहाँ पर पैकेजिंग को समझने के लिए ये बच्चों डीएनए है। डीएनए आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा सा है। अब जो बातें हम सीखेंगे सब यूकैरियोट्स की। यूकैरियोटिक सेल का डीएनए काफ़ी बड़ा है। अच्छा, यहाँ पर सेल की साइज तो छोटी होती है माइक्रोमीटर में, मतलब डीएनए तो हो गया मीटर में और सेल हो गए माइक्रोमीटर में। अब इस बड़े डीएनए को छोटी सेल में पैक करना है। यहाँ पैक करने के लिए स्पेशल प्रोटीन काम आता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को और डिटेल में हम समझे तो ये हिस्टोन प्रोटीन टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। इन 5 टाइप में सबसे पहला आता है H1, H2A, H2B, H3, H4। ये सारे हिस्टोन ही है। H1, H2A, H2B, H3, H4 सब हिस्टोन होता है। इनमें से किसी पर भी निकाला जाए तो चार्ज पॉजिटिव होगा। मैं आपसे पूछता हूं H3 पर चार्ज निकालो, पॉजिटिव। H4 पर चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि है तो हिस्टोन ही। अब हिस्टोन प्रोटीन जब इसको पैक करता है तो पैकिंग करते टाइम यहां पर ऐसे कुछ बीड्स बनते जाते हैं। मतलब यहां पे बच्चों ये हिस्टोन प्रोटीन होगा, ऐसे यहां पर बीच में ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होगा, ऐसे यहां हिस्टोन होगा। इनके चारों तरफ ये डीएनए जुड़ता जाता है। अब इन हिस्टोन के चारों तरफ जब ये डीएनए जुड़ जाता है तो यहां पर पूरा एक थ्रेड बनता है। इस थ्रेड को कहते हैं क्रोमेटिन। मतलब ये तो था डीएनए, हिस्टोन के साथ जुड़ता है तो ऐसे एक थ्रेड बनता है इस क्रोमेटिन। अब इस क्रोमेटिन को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको छोटे छोटे कई सारे बीट्स दिखाई दे रहे। इनमें से ये जो एक बीट्स है, ये एक बीट्स है, इस एक बीट्स को स्पेशली न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। बहुत ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे थ्रेड का नाम क्रोमेटिन, लेकिन इस क्रोमेटिन में जो एक बीट्स है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इस न्यूक्लियोसोम में चारों तरफ तो ऐसे डीएनए है और बीच में यहां पर ऐसे हिस्टोन प्रोटीन, यहां हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है। तो ये हिस्टोन, उसके चारों तरफ डीएनए होता है। अच्छा, ये बच्चों यहां पर एक थ्रेड है और इस थ्रेड के ऊपर ये न्यूक्लियोसोम ऐसा लगता है जैसे कुछ बीट्स बना रखे हैं। तो न्यूक्लियोसोम को एक नाम और दिया जाता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। इसे हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी कहते हैं। बीट्स ऑन स्ट्रिंग इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, उस रस्सी के ऊपर छोटे छोटे बीट्स लगा रखे। न्यूक्लियोसोम दिखाई ऐसे दे रहे हैं कि एक रस्सी है और उसके ऊपर छोटे छोटे बीट्स है। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि माला के अंदर होता है। माला के अंदर बीच में एक थ्रेड होता है, उसके ऊपर मोती लगे होते हैं। तो सेम उसी तरह से कि ये एक थ्रेड है, उसके ऊपर ये मोती लगा रखे हैं, ये बीट्स लगा रखे हैं, जिनको न्यूक्लियोसोम नाम दिया गया। न्यूक्लियोसोम की खास बात ये होती है कि ये न्यूक्लियोसोम बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते, नजर ही नहीं आते, क्योंकि बहुत छोटे हैं। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प ली जाती है। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएगा, इनको अगर देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना होगा। अब आपको समझाने के लिए क्या किया, यहां से एक न्यूक्लियोसोम को बाहर निकाला और उस न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करके बनाते हैं। अगर हम एक सिंगल न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से आती है। ये जो डायग्राम है ये एक सिंगल न्यूक्लियोसोम का है। मतलब ये न्यूक्लियोसोम जो होता है एग्जैक्टली यहां इस तरह के फॉर्म में रहता है। इस न्यूक्लियोसोम की खास बात ये होती है कि इसमें ये हिस्टोन प्रोटीन काम आते हैं। हिस्टोन जब न्यूक्लियोसोम काम आता है तो इस H1 को छोड़ के बाकी जितने भी हिस्टोन है इन सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। H1 का केवल एक मॉलिक्यूल और बाकी सबके 2-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब यहां पर अगर हम देखें तो इस हिस्टोन के अंदर सबके 2-2 मॉलिक्यूल होंगे कुछ इस तरह से। H2A के आप देखिए, H2A के 2 मॉलिक्यूल है, H2B के 2 मॉलिक्यूल है, H3 के 2 मॉलिक्यूल है, H4 के 2 मॉलिक्यूल है। तो सबके यहां 2-2 मॉलिक्यूल्स है। कौन नहीं है? H1 नहीं है। तो H1 को छोड़ के इस बीच वाले कॉम्प्लेक्स में सबके 2-2 मॉलिक्यूल है। अब टोटल काउंट करो तो टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सेंटर में जो पूरा 8 का ग्रुप बना है, इस ग्रुप को नाम दिया हिस्टोन ऑक्टामर। अब बताइए ऑक्टा वर्ड क्यों लिखा गया? ऑक्टा इसलिए लिखा गया क्योंकि 8 है। तो इन 8 हिस्टोन का जो ग्रुप बनता है, इसी ग्रुप को नाम दिया गया हिस्टोन ऑक्टामर। इस ऑक्टामर में H1 इंक्लूड नहीं होता, इसमें H1 इंक्लूड नहीं होता। इस ऑक्टामर वाला पार्ट जिसमें डीएनए बंधा हुआ है, इसे हम कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये हिस्टोन का कोर मॉलिक्यूल, या इसको हम NU पार्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? अब इस ऑक्टामर के चारों तरफ यहां पर ये डीएनए बाइंड करता है। डीएनए यहां बड़े तरीके से बाइंड करता है। डीएनए जब बाइंड करता है तो डीएनए मान लीजिए बच्चों यहां से आया, ये ऐसे आया। अच्छा, यहां पर ऐसे पीछे जाके डॉट डॉट करके बना देता हूं। डॉट डॉट का होता है ऐसे पीछे होके वापस यहां आ गया, इधर से गया पीछे होके वापस यहां आ गया। तो इसने ऐसे एक टर्न पूरा किया। समझ में आया क्या कहा मैंने? इधर से आया, पीछे होके वापस वहीं पहुंच गया। कितना टर्न? 1।
फिर यहाँ पर अच्छा इसने ये 1 टर्न तो इस तरह से, ये 1 टर्न तो इसने यहाँ पर इस तरह से ये पूरा किया, प्लस 1 टर्न तो पूरा किया, प्लस यहाँ से बच्चों फिर ये इतना इंटर करता है, मतलब ये 0.5 चलता है, 1 नहीं आधा टर्न किया मतलब 0.5, फिर ये 0.5 यहाँ तक जाता है, आधे का भी आधा जाता है, मतलब 0.25 और जाता है, टोटल निकाला जाए तो ये 1.75 टर्न देता है। एक बार फिर समझना क्या सिखाया मैंने आपको, पहला टर्न पूरा होता है, फिर उसके बाद आधा टर्न चलता है, फिर आधे का आधा चलता है और एग्जिट हो जाता है, मतलब 1 टर्न, हाफ का भी हाफ, टोटल 1.75 टर्न लेता है। मतलब इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जब टर्न लेता है तो 1.75। अब यहां पर डीएनए बाइंड तो हो जाता है, लेकिन उसकी बाइंडिंग को टाइट करने के लिए यहां पर एक स्पेशल प्रोटीन लगा होता है जिसको कहते हैं H1। ये H1 हिस्टोन इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे बाइंड अप करके रखता है, टाइट करके रखता है, तो ये हो गया H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये एक तरह का यहां पर बाइंडिंग प्रोटीन है जो पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, बाइंड अप करके रखता है। क्लियर। यहां पे बच्चों इसी H1 को हमने क्या नाम दे रखा है, बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स को बाइंड अप कराता है। क्लियर। इसे बच्चों आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे ये तो अपना हिस्टोन का ऑक्टामर है। आप बताइए ऑक्टामर में H1 इंक्लूड नहीं होता, बाकी सबके यहां पे 2, H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2 मॉलिक्यूल, और ये डीएनए है। अब ये डीएनए यहां पर इसके चारों तरफ बाइंड करेगा। बाइंड करते टाइम यहां से इसने एंट्री की, ध्यान से देखना सभी, यहां से एंट्री की, इधर गया और यहां तक पहुंच गया। बताइए यहां से इंटर करके पीछे होके वापस यहां तक आ गया, कितना टर्न, 1। अब ये पीछे वाला नजर नहीं आता, लेकिन टर्न तो हुआ ना बेटे, तो पूरा टर्न है, पीछे वाला नजर नहीं आता तो कई बार इसको डॉट डॉट करके बना देते। फिर इसने क्या किया, यहां से एंट्री की और यहां तक गया मतलब हाफ टर्न, यहां तक गया हाफ टर्न। इसने बच्चों यहां तक ऐसे हाफ टर्न पूरा किया, फिर इसने हाफ का भी हाफ पूरा किया और ये एग्जिट हो गया। मतलब कभी भी ये बच्चों इस तरह से 2 टर्न पूरे नहीं करता, उससे पहले ही बाहर आ जाता है। मतलब पहला टर्न, हाफ का हाफ, टोटल 1.75 टर्न लेता है। अच्छा 1.75 टर्न लेने के बाद ये एग्जिट हो गया। अब यहां देखो डीएनए ने इधर से एंट्री की, इधर से एग्जिट हो गया। अब दोनों एंड्स को पकड़कर बांधा है, तो यहां बांधने के लिए एक स्पेशल प्रोटीन लगा देते, नाम आप ही बताएंगे, बताइए। यहां पर बांधने वाला इस प्रोटीन का नाम H1। तो H1 इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बाइंड अप करके रखता है, इसलिए इसको नाम दिया गया बाइंडिंग प्रोटीन। क्यों कहते हैं बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, बाइंड अप करके रखता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो जो डीएनए यहां पर ऐसे बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ डीएनए, इस बंधे हुए डीएनए को स्पेशली कहते हैं बाइंडिंग डीएनए। और ये जो साइड वाला डीएनए आपको नजर आ रहा है, इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, जो डीएनए यहां पर ऐसे बाइंड अप कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये बंधा हुआ डीएनए, नाम बोलो बाइंडिंग, और ये जो साइड का डीएनए रह गया, ये साइड वाला, इस साइड वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। यानी इस पूरे न्यूक्लियोसोम में टोटल देखा जाए तो 4 मेन पार्ट है। एक तो ये हिस्टोन का ऑक्टामर, यहां पे लगा हुआ H1, ये बाइंडिंग डीएनए और ये लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए मतलब जो साइड में रह जाता है उसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का डायग्राम कैसे होता है कुछ समझ में है? ये डायग्राम एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी लेबलिंग पूछी जा चुकी है, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखें। जो बाइंड अप कर रहा था वो बाइंडिंग डीएनए, और साइड वाला ये, और साइड वाला ये वाला जो डीएनए यहां पर आपको दिखाई देता है, इस साइड वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। ये भी लिंकर डीएनए है और ये भी लिंकर डीएनए। इसको बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पूरा क्रोमेटिन है। इस छोटे से बिट्स का नाम बोलो न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में यहां जो बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ, नाम बोलो बाइंडिंग डीएनए। यहां पर लगा हुआ है H1, और ये जो साइड में डीएनए दिखाई दे रहा है, जो पास वाले न्यूक्लियोसोम को अब लिंक कराएगा, ये जो पास वाले न्यूक्लियोसोम से लिंक कराएगा, इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप बताना, ये डीएनए का नाम बोलो बाइंडिंग डीएनए, यहां पर H1, और ये जो साइड में इतना और ये साइड वाला इतना, ये कहलाता है लिंकर। और ये पूरा होल कॉम्प्लेक्स, नाम बोलो न्यूक्लियोसोम। होल कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम का डायग्राम कैसे होता है समझ में आना चाहिए। एक बात और ये भी याद रखना, न्यूक्लियोसोम बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही ये आपको प्रॉपर तरीके से नजर आते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, क्रोमेटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर
बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई देते हैं उनको क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और यहां पर टोटल टर्न कितना लेता है? तो 1.75। जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई सबको अच्छे से? एक सबसे मेन पॉइंट, अगर हम डीएनए की बात करें तो यहां पे बच्चों जैसे मैंने लिखा एडेनिन तो सामने आ जाएगा थाइमिन, अगर यहां लिखा ग्वानिन तो सामने आ जाएगा साइटोसिन। ए और टी को मिला के कहेंगे बेस पेयर, जीसी को मिला के बेस पेयर। काउंट करें 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8। पूरे न्यूक्लियोसोम में अगर बेस पेयर काउंट करें यहां तक तो टोटल बेस पेयर यहां पर आते हैं 200। मतलब पूरे न्यूक्लियोसोम में ऐसे 200 बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर 200 है। अगर मैं आपसे पूछता कि यहां पर नाइट्रोजन बेस कितने तो डबल हो जाते 400। ये 200 तो क्या है बच्चों? बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस निकालने के लिए कहते तो ये डबल हो जाते और उनके नंबर हो जाती वहां पर 400। तो ये जो डायग्राम यहां पर सिखाया गया क्लियर हुआ? इसमें जो जो हमने सीखा एक आउटलाइन में आपको फिर से देता हूं, सबसे पूछ रहा हूं आना चाहिए। डीएनए बड़ा है, यूकैरियोट में आप ही बताइए पैकिंग किसने की? एक स्पेशल प्रोटीन ने की जिसका नाम था हिस्टोन। तो यहां पैकिंग करने वाला प्रोटीन हिस्टोन। हिस्टोन जब पैक करता है छोटे बीट्स बनते हैं, नाम बोलो? न्यूक्लियोसोम। और पूरे थ्रेड का नाम पूछा जाए तो क्रोमेटिन। ये तो था डीएनए, पैक होने के बाद क्या बन जाता है? क्रोमेटिन बन जाता है। क्लियर? एक न्यूक्लियोसोम को इनलार्ज करके देखें तो इसमें सेंटर वाला पार्ट ऑक्टामर है। ऑक्टामर में सबके दो दो मॉलिक्यूल, किसको छोड़कर? H1 को। अच्छा, इसके चारों तरफ डीएनए कितने टर्न लेता है? 1.75। बाइंड करने के लिए यहां पर H1 प्रोटीन लगा होता है। जो डीएनए बाइंड अप हो रहा है वो बाइंडिंग डीएनए, साइड वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं। और पूरे न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर्स होते हैं। ये इसकी समरी है। जो बातें यहां पर इस मॉडल में समझाई गई ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखो। क्या इस तरह का न्यूक्लियोसोम आपको प्रोकैरियोट में मिला? नहीं, आप लोगों को प्रोकैरियोट में ऐसा न्यूक्लियोसोम नहीं देखने को मिलेगा। ये केवल और केवल आपको यूकैरियोट्स में मिलता है। इस पे वैसे क्वेश्चन लेते हैं। यहां बच्चों क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में कितने न्यूक्लियोसोम्स होते हैं यह आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं कैलकुलेशन? जब बच्चों आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करते टाइम सबसे पहले डिप्लॉयड सेल में कितने बेस पेयर है यह याद होना चाहिए। एक बार हमने सीखा भी है। अच्छा, जब इसके बेस पेयर आप निकालोगे तो नंबर ऑफ बेस पेयर इन डिप्लॉयड सेल कितने आते हैं? 6.6 इंटू 10⁹। क्लियर? अब आपको न्यूक्लियोसोम निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम जब भी निकालना हो तो टोटल बेस पेयर को 200 से डिवाइड करो। बताओ 200 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि जो एक न्यूक्लियोसोम था यहां से लेके यहां तक, इस पूरे न्यूक्लियोसोम में यहां से लेके और यहां तक 200 थे। यानी एक न्यूक्लियोसोम में जब 200 थे तो 200 से डिवाइड कर देंगे। अरे सीधी सी बात है, 200 बेस पेयर मिलके एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालने का सीधा तरीका, जितने भी बेस पेयर है उसको 200 से डिवाइड करें। और 200 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 200 एक न्यूक्लियोसोम में बेस पेयर होते हैं। क्लियर? अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पर जब बेस पेयर की वैल्यू निकाले तो 6.6 इंटू 10⁹ अपॉन में 200 और सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁻7। तो यहां आंसर आएगा 3.3 इंटू 10⁻7। ये न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियोसोम का आंसर 3.3 इंटू 10⁻7। बात समझ में? इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाता है। अच्छा, कैसे इसको सोल्व किया गया क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस आप फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम निकालना है तो टोटल बेस पेयर को 200 से डिवाइड करें, इजीली आंसर आ सकता है। क्लियर? अभी तक बच्चों हमने डीएनए पैकेजिंग के अंदर हिस्टोन ने कैसे पैकेजिंग की है वो हमने सीखा। पैकेजिंग में हमने प्रोकैरियोट में पैकेजिंग समझी थी जिसमें पॉलीअमाइंस का रोल होता है, और यूकैरियोट में पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू होती है। हिस्टोन जब डीएनए की पैकेजिंग करता है तो उस पैकेजिंग के टाइम पर हमने सीखा था छोटे छोटे बिट्स बनते हैं, उन बिट्स का नाम दिया गया था न्यूक्लियोसोम। फिर उस न्यूक्लियोसोम का हमने इनलार्ज करके देखा तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी ये हमने सीखा है। अब हम पैकेजिंग को हायर लेवल पे समझने जा रहे हैं। पैकेजिंग एट हायर लेवल। हायर लेवल पर पैकेजिंग बच्चों तब की जाती है जब सेल का डिवीज़न होता है। ये जो बातें हम समझ रहे हैं सब कुछ यूकैरियोट के केस में होती है। हायर लेवल पर पैकेजिंग तब होगी जब सेल डिवाइड होती है। नॉर्मली पैकेजिंग तो क्रोमेटिन लेवल पर रहती है, लेकिन जब सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है तो हायर लेवल पर पैकेजिंग स्टार्ट होती है। कैसे ये हायर लेवल पर पैकेजिंग स्टार्ट होती है, इन्हीं बातों को अब हम यहाँ पर समझेंगे। आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये बच्चों डीएनए को लिया। नॉर्मली जो डीएनए होता है, अब इसको पैक करते टाइम सबसे पहले हिस्टोन का रोल रहता है।
डीएनए के साथ जब हिस्टोन जुड़ता है तो हमने सीखा था छोटे छोटे बिट्स बनते हैं। यहाँ पर ये बिट्स बन गए। आप ही बताइए, इस एक बिट्स का, एक सिंगल बिट्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस सिंगल बिट्स, ये जो सिंगल बिट्स आपको दिखाई दे रहा है, इस सिंगल बिट्स का नाम क्या होगा? तो हम कह सकते हैं सिंगल बिट्स का नाम न्यूक्लियोसोम होगा। आप जानते हैं, इसको हम न्यूक्लियोसोम नाम दे देते हैं। क्लियर? ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, और ये जो पूरा थ्रेड बनता है न्यूक्लियोसोम के, इस पूरे थ्रेड को नाम दिया जाता है क्रोमेटिन थ्रेड। पूरे थ्रेड का नाम क्रोमेटिन। अच्छा, यहाँ पर अब हमने जब इस न्यूक्लियोसोम का डायग्राम सीखा था तो हमने सीखा था कि यहाँ पर ऐसे हिस्टोन, टोटल 8 हिस्टोन होते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन आकर लगता है जिसका नाम H1 हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर लगता है। साइड वाला जो डीएनए होता है इसका नाम बताइए, लिंकर डीएनए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर H1 प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ का ये H1 प्रोटीन्स, इन H1 प्रोटीन्स में भी इंटरेक्शन होती है, और H1 की इंटरेक्शन की वजह से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के पास पास आते हैं और 6 न्यूक्लियोसोम का एक ग्रुप बनने लग जाता है जिसको हम सोलेनोइड कहते हैं। ये सब H1 की इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पर हायर लेवल पर जब आप पैकेजिंग करते हैं तो उस टाइम H1 की इंटरेक्शन होती है। इस H1 की इंटरेक्शन की वजह से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं। ये 6 न्यूक्लियोसोम को मिला के अब ये जो इतना पार्ट बना है, अब इतने पार्ट को नाम दे दिया जाता है सोलेनोइड। फिर से 6 का ग्रुप क्या कहलाएगा? सोलेनोइड। फिर से नेक्स्ट 6 वाले मिलकर सोलेनोइड। ऐसे सोलेनोइडिक फॉर्म में होता है, और ये सोलेनोइड की फॉर्म में ही एग्जैक्टली क्रोमेटिन अपनी सेल के अंदर है। मतलब अपनी सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो इसी सोलेनोइडिक फॉर्म में ही रहता है। क्लियर? नॉर्मली अपनी सेल में अकेला डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला डीएनए तो बहुत लंबा होता, तो उसको कहीं ना कहीं पैक करना पड़ा, और ये पैक करने का काम हम सभी जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन ने किया। और हिस्टोन, H1, इन सब की इंटरेक्शन की वजह से ये सोलेनोइडिक फॉर्म बनता है, और इसी फॉर्म में सेल के अंदर क्रोमेटिन बैठा है। मतलब अपनी सेल के अंदर जो डीएनए बैठा होता है वो एग्जैक्टली इस क्रोमेटिन के फॉर्म में ही बैठा होता है। क्लियर? ये नॉर्मल केस में होता है। अब बच्चों, जब सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, यूकैरियोट्स में जब सेल साइकिल चलती है, तो आप सभी को पता है सेल साइकिल की स्टार्टिंग हमेशा G1 से होती है। सेल साइकिल जब भी चालू होगी G1 के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है S के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है G2, G1 S G2 के बाद अब यहां पर चलेगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इस तरह से एक सेल साइकिल चलती है। क्लियर? सेल साइकिल की स्टार्टिंग कहां से होती है? G1 S G2 के अंदर ये थ्रेड होता है। ये क्रोमेटिन एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से, मतलब ये क्रोमेटिन एग्जैक्ट इस तरह से G1 S G2 में होता है। जब बच्चों प्रोफेज मेटाफेज आती है तो प्रोफेज के टाइम पर यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर ऐसे क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है। ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ये क्रोमोसोम का बनना तब होता है जब सेल डिवीजन की प्रोफेज आती है, यानी ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब प्रोफेज आती है तो प्रोफेज के टाइम पर यही क्रोमेटिन और छोटा होता है, यानी ये क्रोमेटिन छोटा होता है और इसके छोटे होने से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है। अब इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है क्रोमोसोम। मतलब ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनी इसको क्रोमोसोम कह देते हैं। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? जब तक ये इस थ्रेड की फॉर्म में है तब तक क्या है? क्रोमेटिन। लेकिन जब सेल का डिवीजन चालू होता है तो यही क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब छोटा होता है, और जब इसको कंडेंस करते हैं तो ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये क्रोमोसोम तभी बनेगा जब सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज आएगी, यानी प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ऐसे क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब मेटाफेज आती है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में ये क्रोमोसोम और अच्छे से कंडेंस होके यहां पर बहुत अच्छे से आप लोगों को ऐसे क्रोमोसोम, बिल्कुल अच्छे से क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, यानी बढ़िया से क्रोमोसोम मेटाफेज में बनते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम बनना स्टार्ट होते हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, कंप्लीट मेटाफेज में होता है, और इसीलिए वेल डेवलप क्रोमोसोम आपको मेटाफेज में दिखाई देते हैं। और कहा भी जाता है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट फेज मेटाफेज। और मेटाफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वहीं पर कंडेंसेशन कंप्लीट होता है और बढ़िया से क्रोमोसोम बनते हैं। तो एक बार फिर समझना, प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, क्रोमोसोम बनना शुरू हुआ, लेकिन ये वेल डेवलप क्रोमोसोम फिर आपको कहां देखने को मिलेंगे? मेटाफेज में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रोमेटिन से क्रोमोसोम किसने बनाया,
अब मुझे इतना बताइए, यहां पर तो ऐसे यहां पर लगा हुआ था हिस्टोन प्रोटीन, ऐसे यहां हिस्टोन प्रोटीन था। हिस्टोन का फंक्शन होता है क्रोमेटिन लेवल पर पैकिंग करना। हिस्टोन का काम बस इतना सा है, क्रोमेटिन लेवल पर पैकिंग करने का काम इस हिस्टोन का है। लेकिन क्रोमेटिन से क्रोमोसोम लेवल पर जाना है, इसी को कहते हैं हम हायर लेवल। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम लेवल पर जाना है, हायर लेवल पर अगर पैकेजिंग करना है तो इस हायर लेवल पर पैकेजिंग अब हिस्टोन नहीं करता। बात को समझना, हिस्टोन का काम क्रोमेटिन लेवल तक है। अब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम पे जाना है तो हिस्टोन काम नहीं आते, तो बात आती है फिर कौन काम आएगा। यहां पर हायर लेवल पर पैकेजिंग करने के लिए कुछ एडिशनल प्रोटीन काम आते हैं, जिनको कहेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये बच्चों यहां पर ऐसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन आते हैं, यहां तो हिस्टोन लगे, अब ये एडिशनल प्रोटीन आए, इनको कहेंगे नॉन हिस्टोन। और यही नॉन हिस्टोन हायर लेवल पर पैकिंग करके क्रोमोसोम बनाते हैं। अब ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसके लिए हम कह सकते हैं पैक्ड बाय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अच्छा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्यों कहा, बहुत ध्यान समझना, एक एक करके वर्ड समझते हैं। नॉन हिस्टोन क्यों कहा, पहले ये बताओ। नॉन हिस्टोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हिस्टोन के अलावा है, हिस्टोन के अलावा है, इसलिए नाम दिया नॉन हिस्टोन। और इसने अल्टीमेटली क्रोमोसोम बनाया, इसलिए लिखा गया नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, और शॉर्ट में NHC, इसको शॉर्ट में NHC प्रोटीन कहते हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो वहां यही वर्ड मिलेगा, NHC प्रोटीन। NHC का फुल फॉर्म नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और ये NHC प्रोटीन कब काम आते हैं, जब ये हायर लेवल पर पैकेजिंग करते हैं, यानी क्रोमोसोम बनाते हैं। यानी हमने क्या सीखा, अगर बच्चों क्रोमेटिन लेवल की पैकिंग करना है, क्रोमेटिन लेवल की पैकिंग करना है तो हिस्टोन काम आते हैं। लेकिन क्रोमेटिन से क्रोमोसोम लेवल पर जाना है तो हिस्टोन काम नहीं आते, अब तो काम आते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। जो बात यहां से क्लियर हुई। अच्छा, यहां पर बच्चों को एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। जब तक ये अकेला है, डीएनए है, बिल्कुल अकेला है डीएनए, लेकिन जब ये हिस्टोन के साथ एसोसिएट होता है तो थ्रेड जैसा कुछ बनता है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। बात को सुनना, जब तक अकेला तब तक डीएनए, हिस्टोन के साथ जुड़ने लग गया तो ये थ्रेड बन गया, इसका नाम क्रोमेटिन। और इसी क्रोमेटिन को जब हायर लेवल पर पैक कर जा देते हैं तो इसी से बन जाता है क्रोमोसोम। तो हायर लेवल पर पैकिंग होने के बाद क्रोमोसोम बनते हैं। यानी अकेला है तो डीएनए, पैक हुआ तो क्रोमेटिन, और पैक हुआ तो क्रोमोसोम। यानी डीएनए से क्रोमेटिन बना, फिर वही क्रोमेटिन हायर लेवल पर पैक होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सबसे मजे की बात, क्रोमोसोम हमेशा नहीं होते। सेल में क्रोमोसोम तभी बनेंगे जब सेल का डिवीजन हो रहा होगा, यानी ये प्रोफेज मेटाफेज चल रही होगी। अच्छा, एनाफेज में भी रहेंगे, फिर जब टीलोफेज आएगी तो यही क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन बन जाते। यानी डिवीजन के पहले क्रोमेटिन है, डिवीजन के बाद क्रोमेटिन है, बस ये जब डिवीजन चल रहा होता है इसी टाइम आपको क्रोमोसोम दिखाई देते। यानी क्रोमोसोम हमेशा नहीं होते, ये बस सेल डिवीजन के टाइम पे प्रेजेंट होते। अगर मैं नॉर्मली अपने सेल में आपसे पूछूं, नॉर्मली अपने सेल में आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम, तो हम कहेंगे नॉर्मली अपने सेल के अंदर क्रोमेटिन होता है। लेकिन मैं आपको एक डिवाइडिंग सेल दूं और उस डिवाइडिंग सेल में आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटिन होगा या क्रोमोसोम, तो आंसर देंगे कि डिवाइडिंग सेल के अंदर तो क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। हां, जब डिवीजन खत्म हो जाएगा, डिवीजन खत्म हो गया तो वापस क्या मिल जाएगा, क्रोमेटिन। यानी नॉर्मली सेल में क्रोमेटिन ही प्रेजेंट होता है। जो बातें यहां पर सिखाई क्लियर हुई, बस इतना याद रखना, क्रोमेटिन लेवल पर पैकिंग हिस्टोन करता है, लेकिन हायर लेवल पर पैकिंग हिस्टोन नहीं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC प्रोटीन करते हैं। जो बातें यहां सिखाएगी क्लियर हुई बच्चों। अच्छा, अगला पॉइंट लेते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। इनके फंक्शन में 3 फंक्शंस आते हैं। सबसे पहला फंक्शन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी हमने सीखा भी है। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाना है तो नॉन हिस्टोन ही काम आते हैं, तो इनका पहला फंक्शन आता है क्रोमोसोम बनाने में। सेकंड, इनका सेकंड फंक्शन आता है एक्ट एज एन एंजाइम। ये फंक्शनल है, एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सब नॉन हिस्टोन ही होते हैं। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने ये डीएनए को ड्रॉ किया। ये डीएनए,
अच्छा, इस डीएनए के साथ जब आप देखोगे तो यहां पर ये कुछ मैंने प्रोटीन अटैच किए। समझाने के लिए ये जो प्रोटीन है ये हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए के साथ कौन से प्रोटीन अटैच है? हिस्टोन। अब इस डीएनए से यहां पर बनाना है आरएनए। डीएनए से यहां पर अब बनाना है आरएनए। अब बात को समझना, डीएनए से आरएनए बनाना है तो इसके लिए स्पेशल एंजाइम लगता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम काम आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज। अब होता क्या है, यहां पर बच्चों ये आरएनए पॉलीमरेज आकर ये बाइंड हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड हो गया। अब मुझे बताओ, आरएनए पॉलीमरेज क्या ये हिस्टोन के अलावा है? यस, हिस्टोन के अलावा है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नॉन हिस्टोन होता है। ये नॉन हिस्टोन है क्योंकि हिस्टोन के अलावा है। तो इतना याद रखो, डीएनए पर हिस्टोन के अलावा जो भी जुड़ेगा वो अपने आप में नॉन हिस्टोन होता है। अब ये नॉन हिस्टोन कुछ भी हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज भी हो सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज भी हो सकते हैं, जो एंजाइम डीएनए के साथ जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं। इसी का बच्चों नेक्स्ट फंक्शन आता है और वो है जीन रेगुलेशन। रेगुलेटरी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो जीन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, बात आती है जीन रेगुलेशन से क्या मतलब है। जब बच्चों जरूरत के हिसाब से जीन काम करती है, जरूरत होती है तो जीन आरएनए बनाती है, प्रोटीन बनाती है। जरूरत नहीं होती है तो जीन ऑफ हो जाती है, आरएनए प्रोटीन बनाना बंद कर देती है। तो जरूरत के हिसाब से जीन ऑन ऑफ होती है, उसे कहा जाता है उसका रेगुलेशन। लेकिन ये रेगुलेशन कैसे किया जाता है अभी हम इसको यहां नहीं समझेंगे। इसको हम अलग से पूरा टॉपिक ही अपना जीन रेगुलेशन वहां सिखाया जाएगा। तो जब हम जीन रेगुलेशन समझेंगे तो वहां पर यह पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस इतना ध्यान रखो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन 3 तरह के फंक्शन कर सकता है। पहला फंक्शन स्ट्रक्चर बनाने में, सेकंड फंक्शन एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, फंक्शनल है, एंड थर्ड रेगुलेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये इनके बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। जो बातें यहां पर अभी आपको सिखाई गई, क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहां पर समझने जा रहे हैं और वो है यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है इसको समझे। अगर आप लोगों ने अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो 11th बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन समझाया जाता है सेल बायोलॉजी के अंदर। यहां पर उसी पॉइंट को एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप ध्यान दोगे तो ये एक क्रोमेटिन आपको ड्रॉ किया गया। इस क्रोमेटिन में ये जो बीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर बच्चों ये जो बीड्स आपको नजर आते हैं, इन बीड्स का नाम आप ही बताइए क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसोम। यहां ये न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम, कहीं पर न्यूक्लियोसोम ऐसे दूर दूर दिख रहे हैं और कहीं कहीं के न्यूक्लियोसोम ऐसे कॉम्पैक्ट दिख रहे हैं। क्रोमेटिन के अंदर न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट 2 तरह से हो सकता है। या तो बच्चों ऐसे लूजली अरेंज होते हैं या ऐसे टाइटली अरेंज होते हैं। 2 तरह का अरेंजमेंट है, या तो लूजली या टाइटली अरेंजमेंट होता है। अब इनमें से जो लूजली अरेंजमेंट होता है इसी को कहा जाता है यूक्रोमेटिन, और ये जो टाइट अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यानी क्रोमेटिन 2 तरह से होता है। कौन कौन सा? यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक होता है। अच्छा, यहां पर आप देखोगे तो हिस्टोन प्रोटीन कम होगा, जबकि यहां पर हिस्टोन 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 बहुत सारा लगा होगा। दोनों का हम सेम एरिया लेके कंपेयर करें। कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट लिया और वो लिया हिस्टोन के बेसिस पर। जरा आप ध्यान से देखिएगा, आप देखोगे इसमें हिस्टोन, यहां पर हिस्टोन क्या है? कम है, मतलब लिख सकते हैं लेस हिस्टोन। लेकिन यहां पर हिस्टोन ज्यादा है तभी तो अच्छे से पैकिंग हुई है। तो हम कह सकते हैं यहां लेस हिस्टोन है लेकिन यहां पर मोर हिस्टोन प्रोटीन होता है। क्लियर? सेकंड बात आती है, अगर यहां पर हिस्टोन कम है तो पैकिंग लूज या टाइटली, तो हम कह सकते हैं यहां लूजली पैक्ड होता है। और डायग्राम में दिख भी रहा है कि वाकई में यहां पर पैकिंग लूजली होती है। लेकिन इस एरिया में आप बताओ पैकिंग लूजली या टाइटली? हेट्रोक्रोमेटिन की खास बात होती है कि यहां पर जो पैकिंग होती है वो टाइटली पैक्ड होता है। तो यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है जबकि हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है। इसके अंदर अगर हम डीएनए देखें तो यहां डीएनए थोड़ा सा होगा, लेकिन इसमें डीएनए यहां पर बहुत ज्यादा होगा। तो डीएनए की बात की जाए तो इसमें लेस डीएनए होता है, डीएनए काफी कम होता है। लेकिन इसमें तो डीएनए बहुत ज्यादा बाइंड अप रहेगा, तो इसमें डीएनए काफी ज्यादा रहता है। क्लियर? तो इसमें लेस डीएनए, इसमें मोर डीएनए। ये बात याद रखना, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होता है। इसमें डीएनए की क्वांटिटी कम, इसमें ज्यादा रहती है। इस क्रोमेटिन को अगर हम देखना चाहते हैं
तो क्रोमेटिन को देखने के लिए पहले उसके ऊपर डाई लगानी पड़ती है। इस क्रोमेटिन को देखने के लिए इसको स्टेन करना पड़ता है। स्टेन यहां पर जो किया जाता है वो है एसीटोकार्बिन। क्रोमेटिन को देखने के लिए एक बेसिक डाई काम में ली जाती है। इस बेसिक डाई का नाम याद रखिएगा बच्चों, एसीटोकार्बिन। एसीटोकार्बिन ये एक बेसिक डाई है, तो ये एसिड से जुड़ेगी। और हम सब जानते हैं डीएनए का नेचर एसिडिक होता है, और डीएनए का नेचर एसिडिक है तो अब ये डीएनए के साथ बाइंड अप करेगा। अच्छा, डीएनए के साथ जब ये बाइंड करेगा तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस एरिया में डीएनए लेस है, यू क्रोमेटिन में डीएनए की क्वांटिटी कम है। तो इसके ऊपर जब ये डाई को डाला जाएगा, डाई को यहां जोड़ा जाएगा, आप ही बताना डाई कम अटैच होगी या ज्यादा? अरे जब डीएनए ही कम है तो डाई का अटैचमेंट कम होगा, मतलब यहां डाई कम अटैच होगी, और डाई कम अटैच होगी तो ये पार्ट आपको लाइटली कलर का दिखेगा, तो ये लाइटली स्टैंड होता है। तो यू क्रोमेटिन स्टैंड करने पर लाइटली होता है, लेकिन इस वाले में डीएनए ज्यादा है। हेट्रोक्रोमेटिन में अगर डीएनए ज्यादा है तो यहां पर जैसे डाई डालेंगे तो यहां डाई ज्यादा जुड़ेगी, और डाई अगर ज्यादा जुड़ेगी तो ये आप लोगों को डार्क डार्क कलर का दिखेगा, और डार्क कलर का दिखेगा तो हम कह सकते हैं ये डार्कली स्टैंड होता है। तो ये लाइटली स्टैंड होता है, जबकि ये वाला पार्ट डार्क स्टैंड होता है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? एक बार फिर सुन लेना, लाइट स्टैंड क्यों है? क्योंकि डीएनए कम है, डाई कम अटैच हुई। डार्क स्टैंड क्यों है? क्योंकि डीएनए ज्यादा है, डाई यहां ज्यादा अटैच होगी तो ये डार्क स्टैंड हो जाता है। क्लियर? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों हम यहां पर ध्यान से देखें तो इसमें पैकिंग लूज है। लूज पैकिंग होने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि यहां पर कोई दूसरा प्रोटीन आके आसानी से जुड़ सकता है। यहां दूसरा प्रोटीन जैसे आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन यहां पर आकर आसानी से बाइंड हो सकता है क्योंकि यहां पर लूजली पैक है। अच्छा, जब ये यहां पर आकर बाइंड करेगा, अब बताओ आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? तो आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे भी। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन होता है डीएनए से आरएनए बनाना। तो मुझे बताइए, यहां पर आरएनए बनाना, यहां पर आरएनए बनाना आसान है, मतलब इस डीएनए से यहां आरएनए बनाना आसान होता है। आरएनए आसानी से बनता है, डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। समझेंगे इसके बारे में हम आगे। अभी इतना याद रखो, डीएनए से, ये जो डीएनए है, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर ट्रांसक्रिप्शन करना इजी होता है, ट्रांसक्रिप्शन करना आसान है क्योंकि लूजली पैक है, आरएनए पॉलीमरेज को बैठने की जगह अच्छे से मिलती है, तो यहां ट्रांसक्रिप्शन इजीली हो जाता है। तो हम कहेंगे ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होता है। क्यों ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है? क्योंकि यहां पर ये आसानी से बाइंड हो जाता है। अब इस एरिया की बात आप अपने आप समझो, यहां आरएनए पॉलीमरेज, इस एरिया में अगर हम बात करें तो यहां आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड अप नहीं हो पाएगा। आसानी से बाइंड अप क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बैठने की जगह नहीं मिली। यहां तो आसानी से बैठ गया, इसमें बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड नहीं हो पाता। और जब आरएनए पॉलीमरेज आसानी से बाइंड नहीं होगा तो यहां आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए नहीं बनता है तो हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहां आरएनए पॉलीमरेज प्रॉपर बाइंड अप नहीं कर सकता, प्रॉपर आरएनए नहीं बना सकता। यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट हमने समझे हैं। इन पॉइंट को मैं एक बार आपसे फिर पूछ रहा हूं, सबको आना चाहिए। यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन दोनों में से लाइट कलर यू क्रोमेटिन, डार्क कलर हेट्रोक्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यू क्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हेट्रोक्रोमेटिन, टाइडली पैक हेट्रोक्रोमेटिन, लूजली पैक्ड यू क्रोमेटिन। तो यहां पर इनमें से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है। और एक पॉइंट यह भी याद रखना, क्रोमेटिन को स्टैंड करने वाली डाई का नाम बेसिक डाई, जिसको हम कहते हैं एसीटोकार्बिन। अच्छा, क्रोमेटिन कितने टाइप के हो जाते हैं? 2 टाइप, लूजली पैक यू क्रोमेटिन एंड टाइडली पैक हेट्रोक्रोमेटिन। जो बातें यहां पर सिखाई, क्लियर हुई बच्चों?